वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज लेक्चर से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अकेडमी पर नियर कमानी चौक यमुनानगर होम अकेडमी नया बैच शुरू हो चुका है एचएसएससी का 3 बजे से 5 बजे के बीच दोपहर को। तो कोई भी आकर तैयारी कर सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी कर सकते हो आप। और साथ में बैंकिंग के भी बैचेस हमारे चलते रहते हैं ऑफिसर कैडर के। तो कम एंड जॉइन अस। तो आज जो हम आर्टिकल उठाने वाले हैं वो है 25 सितंबर 25 सितंबर। और जो पहला आर्टिकल इस साइड है वो है कास्ट सेंसस के ऊपर। अब मैंने एक वीडियो पहले डाली थी कास्ट सेंसस के ऊपर, लेकिन आपको फिर से मैं अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा कि जो कास्ट सेंसस है आपको पता है हर 10 साल बाद होते हैं। कितना पता है? शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1872 में इसकी शुरुआत होती है। और जो उस टाइम पे वाइस रॉय होता है वो कौन होता है? लॉर्ड मायो। तो पूछा जा सकता है किस वाइस रॉय के दौरान ये शुरुआत हुई? तो लॉर्ड मायो। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे अच्छा सेंसस हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। इस टाइम पे कौन था? लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो लॉर्ड मायो के टाइम पे शुरुआत हुआ और लॉर्ड रिपन सेकेंड टाइम पे थे जब परफेक्टली हुआ। अब पहले आप सोचोगे ये वाइस रॉय होता क्या है? आपने सुना होगा गवर्नर जनरल, वाइस रॉय। आपको पहले क्लियर कर दूं मैं। 1857 से पहले क्या था, जब क्रांति नहीं हुई थी उस समय पर भारत के अंदर कंपनी राज करती थी। यानी वो एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। लेकिन जब 1857 के दंगे हुए तो अंग्रेजी सरकार को, जो ब्रिटेन में बैठी थी, उसको पता लग गया कि कंपनी यहां पर राज करने लायक नहीं है। तो उसने क्या किया था, फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, जो इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम पे, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहां पर क्या करा कि कंपनी राज खत्म होगा और किसका राज शुरू होगा? ब्रिटेन का। यानी जो महारानी का राज शुरू होगा। अब महारानी वहां से यहां आ नहीं सकती थी क्योंकि उसको अपना वहां पर काम संभालना था। तो क्या हुआ, जो यहां पर पहले एक पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल की, उसको ही नाम क्या दे दिया गया हमारा? वाइस रॉय। तो 1857 के बाद जो भी आया उसको वाइस रॉय कहने लगे। अब वाइस रॉय का मतलब क्या है? जो क्वीन को रिप्रेजेंट करता हूं इंडिया में। तो अगर टर्म आपको वाइस रॉय दिखे, इसका मतलब समझ लेना टू रिप्रेजेंट द क्वीन। जो इंग्लैंड की महारानी है उसका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो वर्ड यूज हुआ है वो वाइस रॉय है। और अगर देखा जाए पूरे भारत का जो हेड है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? गवर्नर जनरल। तो इस वाइस रॉय को गवर्नर जनरल भी कहते थे उस टाइम पे। तो दोनों अलग अलग मैटर में था। जब क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे तो वाइस रॉय था वो, और वैसे क्या था वो? गवर्नर जनरल। इतनी बात समझ के 1857 से पहले गवर्नर जनरल हुए और बाद में क्या हुए? वाइस रॉय। तो ये क्या था हमारा? लॉर्ड मायो एक वाइस रॉय था। अब बात करते हैं, हम सेंसस के ऊपर बात करते हैं। जो सेंसस है वो 10 साल बाद होते हैं, इतना पता है। 1931 तक क्या था? हर 10 साल बाद हो रहे हैं। 1872 से शुरू होके, ठीक है। 1931 तक क्या था? कास्ट सेंसस भी होता था। यानी ये लिखा जाता था कि भाई ये पर्टिकुलर बंदर किस कास्ट से है, लिखा जाता था। लेकिन अगर आप आज के समय में देखोगे तो जब सेंसस होता है उसमें कास्ट के बारे में नहीं पूछते। 2001 वाले में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा। यानी 1931 से लेकर 2001 के बीच में जितने भी सेंसस हुए वहां पर कहीं पर भी लिखा नहीं गया कि आपकी कौन सी कास्ट है। ठीक है। अब अगली बात, लेकिन 2011 में एक सेंसस हुआ था जिसको कहते हैं हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अब यहां पर लिखा है कास्ट सेंसस, यानी कास्ट के बारे में ये सेंसस था। सोशो इकोनॉमिक, सोशली और इकोनॉमिकली कौन सी कास्ट है। ये 2011 में कंडक्ट किया गया, लेकिन इसका डाटा कभी भी रिलीज नहीं किया गया क्योंकि कहा गया कि इसमें इरेगुलरिटी थी। ये कास्ट सेंसस अच्छे तरीके से इकट्ठा नहीं करा गया था। अब 2021 आ चुका है। इस साल भी मतलब सेंसस होने थे लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हुए। तो अभी डिमांड है कि कास्ट सेंसस फिर से कराया जाए। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए और कुछ कहते हैं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कास्टलेस सोसाइटी हो, जहाँ पे कास्ट मैटर ही ना करे। हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं, हमारा हमारा संविधान ऐसा चाहता है कि इक्वालिटी हो, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पहला पॉइंट। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? आज के समय पर ओबीसी को 27% की रिजर्वेशन है, इतना पता है आपको। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ओबीसी में कितनी कास्ट है। आज तक एग्जैक्टली इतना नहीं पता कि ओबीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। यानी हमें ये नहीं पता आज तक एग्जैक्टली कि ओबीसी के अंदर कितने लोग आते हैं। एग्जैक्टली नहीं पता ये बात। बस अंदाजे के तौर पर सोचा गया कि हाँ इतने पर्टिकुलर लोग हो गए ओबीसी में और उसके हिसाब से 27% रिजर्वेशन दे देते हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है कि अगर 2021 में आप कास्ट सेंसस करते हो तो आपको इससे पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी है इंडिया में।
और अगर आपको ये पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी इंडिया में है, उस हिसाब से आप इस बात को लीगल प्रूव कर सकते हो कि जो 27% की रिजर्वेशन है वो ठीक है। भाई देखो, अगर ओबीसी बहुत ज़्यादा है तो 27% की रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन अगर ओबीसी की नंबर इतना ज़्यादा नहीं है और 27% की रिजर्वेशन दे रखी है, तो कहीं ना कहीं इस बात को चैलेंज किया जा सकता है फिर। तो यही बात है, कुछ लोग कहते हैं कास्ट सेंसस हो और कुछ कहते हैं ना हो। ना होने वाले इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें कास्टलेस सोसाइटी चाहिए। अगली बात, इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है कि जो कास्ट सेंसस है, जिसमें हम ओबीसी का सारा डाटा इकट्ठा करेंगे, कौन सा पर्सन किस कास्ट से है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होगी, प्लस हमारे पास इतनी अनगिनत कास्ट है, आज के समय पर इतनी कास्टेज है, और उसमें सब कास्ट भी इतनी है कि उसको काउंट करना एक पॉसिबल ही नहीं है। इसमें डाटा दिया गया लगभग 40 लाख के करीब कास्ट है। अब देख लो 40, अब लोगों का नाम लिखो कौन सी कास्ट से आप हो। दूसरी बात, गड़बड़ ये है, कुछ कास्ट ऐसी है जो दो से ज़्यादा उसमें मिलती है, कुछ गोत्र ऐसे जो दो से ज़्यादा कास्ट में मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक तोमर गोत्र होता है, तोमर जाट भी होते हैं और तोमर राजपूत भी होते हैं। तो कास्ट सेंसस में जब ऐसा करना पड़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगी सरकार, ये तोमर कौन से वाला है, कौन सी कास्ट का है, तो ये काफ़ी गड़बड़ी चलेगी। ऐसे ही बहुत सारी कास्टेज है जो अलग अलग, बहुत सारे गोत्र है जो अलग अलग कास्ट में आते हैं। तो इस वजह से एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। तो सेंटर ने कहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, तो हम नहीं करने वाले ये। लेकिन इसका एक बेनिफिट हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया, कि जब हमको पता लग जाएगा कौन से कास्ट में कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से जो रिजर्वेशन हम दे रहे हैं उसको हम सही ठहरा सकते हैं कि वो गलत है या सही है। ठीक है। एक जो पॉलिटिकल इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है मंत्रियों को, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है तो उसे देखना होता है मेरा वोट बैंक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। इस समय पे उन्हें नहीं पता कि किस कास्ट में कितने लोग हैं ओबीसी में। अब अगर कास्ट सेंसस हो जाता है और फॉर एग्जांपल यमुनानगर की सीट है और यमुनानगर के एमएलए के लिए जो खड़ा हो रहा है उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर इस वाली कास्ट के ज़्यादा लोग हैं, तो वो उस कास्ट पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस का ये डिसएडवांटेज हो जाएगा कि मंत्रियों को, जो इलेक्शन में लड़ने वाले हैं, एमएलए जो लड़ने वाले हैं, उन्हें पता लग जाएगा किस जगह पर कौन सी कास्ट डोमिनेटिंग है, तो उनके लिए ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे, उनको बेनिफिट दे देंगे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये कास्ट सेंसस का एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो पहली बात, हमने कास्ट सेंसस के बारे में इतनी सारी बातें करी, आई होप आपको ये क्लियर होगी। फिर एक आर्टिकल आ रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है लगातार, जिसका मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें आपको कुछ पॉइंट ऐड करूँ। ऑकस, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑकस क्या है। ये ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों का ग्रुप है। अब हुआ क्या है, एक ये समूह बना दिया गया मिलिट्री समूह, और इसमें क्या कहा है यूएसए और यूके ने कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। न्यूक्लियर आप समझते हो भाई, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है। न्यूक्लियर आपने वॉर सुने होंगे, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे गए थे, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बने थे बम। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक अच्छे तरीके से भी यूज हो सकती है, कंट्रोल्ड मैनर में अगर चेन रिएक्शन कराया जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो यही यूज होता है हमारे, आपने देखा होगा कुछ तो होते हैं थर्मल पावर प्लांट यानी जो कोयले पे चले, और कुछ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी पर चले। न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, चेन रिएक्शन करेंगे कंट्रोल मैनर में, तो एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उसको यूज़ कर सके। तो ऐसे जो सबमरीन्स हैं उनमें भी हमारे डीजल इंजन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन हो सकते हैं, और इसी तरीके से हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से भी रिएक्टर बना सकते हैं जिससे हमारी सबमरीन चले। ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया को कौन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, यूएसए और यूके। यहाँ से मेन पॉइंट बताना चाहूँगा, इंडिया ने भी यूएसए से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो रिएक्टर है वो मांगा था, एक किस्म से इंजन मान लो, ये न्यूक्लियर इंजन मांगा था किससे, यूएसए से। लेकिन यूएसए ने इंडिया को ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करी। तो यहाँ से कहना क्या चाहता हूँ, भले ही हमें ऐसा लगता है यूएसए हमारा बहुत पक्का दोस्त है, लेकिन उसने हमें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दी और ऑस्ट्रेलिया को दे दी। अब अगली बात, यहाँ पर सबसे बड़ा घाटा किसका हुआ है, फ्रांस का। एक्चुअली क्या था, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की संधि थी कि जो फ्रांस है वो ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करेगा, क्या, पनडुब्बी, कौन सी, डीजल वाली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को ये बताया ही नहीं कि हम ऑन द बैक इनसे बातें कर रहे हैं और इनसे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लेंगे और आपकी पनडुब्बियां हम ले गए नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, फ्रांस सोचे बैठा था कि भाई मुझे $90 बिलियन की एक डील, जिसमें मुझे सबमरीन ट्रांसफर करनी है, किसको, हमारी ऑस्ट्रेलिया को।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया लिख रहा है यहाँ पर धोखेबाज। अब देखो ये सारी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और फ्रांस आपस में दोस्त है। सारी किसके खिलाफ है? चाइना के। लेकिन यहाँ दोस्तों में ही लड़ाई होने लग रही है एक किस्म से, क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बताए बिना तीसरे दोस्त से बात कर ली। ठीक है ना भाई, आप भी अपनी सिचुएशन देख लो आसपास। अगर आप कुछ बेस्ट फ्रेंड हो, 4 दोस्त, और आपका अगर कोई 2-3 दोस्त आपस में मिलकर कोई बात कर ले और चौथे को छोड़ दे साइड में, उसके लिए डिसएडवांटेज होगी, तो वो तो रूठेगा ही। तो यहाँ पर रूट कौन रहा है? फ्रांस रूठ रहा है। अब एक बात यहाँ से सीखने की है, यूएसए का अलाई है फ्रांस, कहाँ पर? नाटो में। अब नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब सोवियत यूनियन होता था 1991 से पहले, जब एक कोल्ड वॉर एरा था जिसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में लड़ते रहते थे, तो उस टाइम पे जो यूएसए ने एक फोर्स बनाई थी उसका नाम था नाटो, और इसी नाटो फोर्स में कौन था? हमारा फ्रांस भी था। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? यूएसएसआर यानी रसिया लगभग, और 15 कंट्रीज और। तो जो नाटो फोर्स थी उसके मेंबर कौन थे? यूएसए भी था, यूके भी था, फ्रांस भी था। तो देखा जाए यूएसए का एक बहुत पक्का दोस्त रहा है शुरुआत से। कौन? फ्रांस। लेकिन यहां पर यूएसए ने फ्रांस को बताया भी नहीं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ तो देखा जाए तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बिट्रे किया है। तो यही कहा है, फ्रांस के मिनिस्टर ने कहा है कि दिस कंट्री हैज बिट्रेड अस, इन्होंने हमें धोखा दिया। अब यहाँ से सीखने की बात यह है, अगर यूएस से इतना पक्का दोस्त था फ्रांस का, अगर वो फ्रांस को बिना बताए ऐसा कर सकता है, तो भारत तो क्या है? भारत अपना दोस्त मानता है यूएसए को, लेकिन यूएसए किसी को भी धोखा दे सकता है कभी भी, ये दिमाग में रखे हमेशा। ठीक है, अब इस समय पर अपना जो परम मित्र है जो शुरुआत से ही है वो कौन है? अपना रसिया। तो इस समय पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए इंजन चाहिए, इंडिया ने रसिया से ले रखी है टेक्नोलॉजी। और जो इंडिया ने एक लीज पे भी ले रखी है, यानी किराए पे भी ले रखी है एक पनडुब्बी, न्यूक्लियर पनडुब्बी। लेकिन वो वॉरफेयर वाली पनडुब्बी नहीं है, यानी वो लड़ाई के लिए नहीं है। उन्होंने, इंडिया ने एक न्यूक्लियर पनडुब्बी ले रखी है, किससे? हमारी रसिया से। और रसिया ही इंडिया को ट्रांसफर करेगा कौन सी टेक्नोलॉजी? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कैसे रिएक्टर बनाया जाए जिससे आपकी सबमरीन चले। तो ये सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की है। अब एक लास्ट आर्टिकल जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें लिखा बहुत कुछ गया है। मेनली है कि इस हर एक मंथ एक डाटा रिलीज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें बताया जाता है कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए उस महीने में। तो कहा जा रहा है लगभग 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोग बेरोजगार हुए अगस्त में। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है? एक टर्म आई है यहाँ पर, एफडीआई। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये रखो। तो इकोनॉमिक्स की एक टर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कभी सुना हो एफपीआई, एफडीआई, इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं पहले। देखिए, भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एग्जाम्पल, कोई फैक्ट्री खोली मैंने सैनिटाइजर बनाने की, ठीक है। अब मेरे पास सारा पैसा नहीं है उस फैक्ट्री में लगाने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा? मैं इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करूँगा कि आओ और इन्वेस्ट करो। तो फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में किसी को पता लग गया कि अभय ने कोई फैक्ट्री चलाई है, उसमें पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टर आएगा भारत में। अगर मेरी फैक्ट्री में 100 रुपये चाहिए, फैक्ट्री चलाने के लिए अगर 100 रुपये चाहिए, और अगर उस 100 रुपये में 10 रुपये से ज़्यादा भागीदारी उस यूएसए वाले बंदे की हो जाती है, यानी मेरी फैक्ट्री में 100 रुपये चाहिए टोटल, और 10 रुपये उसके हो जाते हैं मेरी फैक्ट्री में। 90 रुपये मैंने लगाए, 10 उसने लगा दिए, या 80 मैंने लगाए, 20 उसने लगा दिए, या 20 मैंने लगाए, 80 उसने लगा दिए। 10 रुपये से ज़्यादा यानी 10% से ज़्यादा अगर बाहर वाले की इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो उसको कह दिया जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई। लेकिन अगर वो बंदा 10 रुपये से कम पैसे लगाता है मेरी फैक्ट्री में, मेरी कंपनी में 10 रुपये से कम पैसे लगाता है वो आके, फॉर एग्जाम्पल मैंने 95 रुपीज़ लगाए, उसने 5 रुपये लगा दिया आके, तो उसको हम एफडीआई नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये दो टर्म्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख जाएगी, एफडीआई और एफपीआई। तो जो एफडीआई मैंने एग्जांपल दिया है मेरी कंपनी के अंदर, लेकिन ऐसा होता है शेयर मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। शेयर मार्केट आपने सुना होगा, शेयर बाजार, जिसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है, वहां पर कुछ कंपनीज लिस्टेड होती है, और उन कंपनीज में आकर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है बाहर से। तो अगर कोई बाहर से आके इन्वेस्ट करे 10% से ज़्यादा उस कंपनी में, तो उसको कहेंगे एफडीआई, और अगर इन्वेस्ट करे 10% से कम, उसको कहेंगे एफपीआई। और यही बात किसने कही थी? एक कमेटी थी जिसका नाम था अरविंद मायाराम कमेटी। तो यही सारी बातें मैंने आपको बताने की आज कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा वैसे। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी अच्छे से।
तो अगर किसी को बैच ज्वाइन करना हो तो अकेडमी ज़रूर आए। कमानी चौक से जैसे ही आप ITI की तरफ चलोगे तो वहीं से लगभग 100 मीटर दूर राइट साइड में आपको दिखेगी ओम अकेडमी यमुनानगर। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।